सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको अपठित पद्यांश के बारे में बताना चाहती हूँ। पद्यांश और काव्यांश जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पद्यांश और काव्यांश एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, किसी में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। अपठित पद्यांश या काव्यांश को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपठित पद्यांश होता क्या है। अपठित पद्यांश यानी पद का वह अंश जो पहले न पढ़ा गया हो। पद यानी कविता का भाग। मैंने आपको गद्य और पद्य के बारे में बताया तो है पहले। तो पद्य जो होता है कविता का एक भाग होता है जो पहले न पढ़ा गया हो। इसमें पद्यांश को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। क्या होता है कि अपठित गद्यांश होता है उसी की तरह इसमें पद्यांश में भी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे पद्यांश को पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है कि जो हम पद्यांश पढ़ते हैं उसको समझने की क्षमता कि हमारे अंदर उसकी योग्यता का विकास होता है कि हम उसको पढ़कर समझ सकें। अपठित पद्यांश संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपठित पद्यांश है उससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो हमें उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। नंबर 1, दिए गए पद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए कि जो पद्यांश है हमारे पास उसको हमें कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। नंबर 2, पद्यांश का मूल भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। मूल भाव यानी उसमें मुख्य भाव क्या है, वह क्या कहना चाहता है कवि। पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उनके उत्तर लिखने चाहिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़े फिर उनके उत्तर लिखने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, सटीक और सरल भाषा में लिखने चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए, सटीक होने चाहिए यानी ठीक प्रकार होने चाहिए और सरल भाषा में लिखने चाहिए। जो पद्यांश है वो हमें पद्य रूप में मिलेगा तो हमें पद्य रूप में उत्तर नहीं लिखने हैं, सरल भाषा में अपने उत्तर लिखने हैं। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो पद्यांश के मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए, यानी कि जिसका शीर्षक पूछा गया है तो उस पद्यांश के आधार पर उसका जो मूल भाव है उसी के आधार पर शीर्षक हमें लिखना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम एक अपठित गद्यांश की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल, क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथुनों में प्राणों तक खिंच गई, गंध की लकीर सी आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल वहां, धन्य है वसंत ऋतु। यानी हंसते हुए खिलखिलाते हुए रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, क्यारी में देखकर, उन फूलों की क्यारी में उन्हें देखकर तृप्त हो गया। तृप्त यानी संतोष हो गया मन में। नथुनों यानी नाकों में प्राणों तक खिंच गई कि नाक के माध्यम से उन फूलों की जो सुगंध है प्राणों को तक चली गई। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, और आंखों में क्या लगा, जैसे रंगों की बरसात सी हो गई हो। अनायास कह दिल उठा, अनायास यानी अचानक दिल कह उठा कि वाह धन्य है वसंत ऋतु। यानी कि जो ये पद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है, इसमें वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही फूल खिलखिला उठते हैं और मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अनेक प्रकार के रंगीन फूलों को देखकर आंखों में ऐसे लगता है जैसे रंगों की बरसात आ गई हो, और उनकी गंध यानी खुशबू है जो नाखों के माध्यम से पूरे शरीर में संचरित हो जाती है और मन कह उठता है कि वसंत ऋतु धन्य है। अब इसके प्रश्न देखिए। पद्यांश में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है, बताओ किस ऋतु का वर्णन किया है। तो पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ऐसे नहीं लिखना है धन्य है वसंत ऋतु, आपको सरल भाषा में उत्तर देना है। पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कवि का मन क्या देखकर तृप्त हो गया। तृप्त देखो, अब आपको क्वेश्चन में तृप्त पूछना है तो आपको अनसीन जो ये पैसेज दे रखा है इसमें देखना है कि तृप्त कहाँ पर है। क्या देखकर तृप्त हो गया कि क्यारियों में रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन तृप्त हो गया।
कवि का मन हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल देखकर मन तृप्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आ गया? कि जब उसने रंग बिरंगे फूलों को देखा तो उसके मन में क्या हुआ? खुशी का भाव आ गया, खुश हो गया वो इन सभी चीजों से। तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में प्रसन्नता का भाव आ गया। गंध की लकीर सी, यानी गंध की लकीर सी से क्या अभिप्राय है? कि यानी कि जो उसने कहा नथुनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, कि यानी कि जो उसकी खुशबू है वो नाक के माध्यम से उसके हृदय तक पहुंच गई। यानी गंध की लकीर सी से अभिप्राय है सुगंध से हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति हो गई, कि जो उसके अंदर जो गंध आई, जो क्या हुआ, खुशबू आई, उससे क्या हुआ, उसका हृदय प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कि जो काव्यांश ये दे रखा है, पद्यांश भी बोल सकते हैं, काव्यांश भी बोल सकते हैं, तो इसका मूल भाव क्या है, किस ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसमें वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसका उचित शीर्षक होगा वसंत ऋतु। ठीक है, आपको हेडिंग शॉर्ट लिखना है। I hope you understand it very well. If you have any doubt, you can ask from me in comment box. Thank you. Have a nice day.